आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान। एक नया सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं और जहाँ पे आपको बताएंगे भारतीय संविधान, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है और क्या महत्वपूर्ण बातें है आपको जानना। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। इससे पहले मुगलों का गुलाम था। आप सभी जानते हैं भारत एक गुलाम देश था, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे आजाद हुआ, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और इस आजादी के लिए तरह तरह की संघर्ष झेलना पड़ा, ठीक है। और जो अंग्रेज अपने लिए जो तरह तरह के एक्ट लाए, अमेंडमेंट लाए, उसी एक्ट और अमेंडमेंट से भारत का संविधान का ना रास्ता खुलता चला गया और अंत में 1885 में एक कांग्रेस का गठन हुआ और इस तरह से धीरे धीरे हमारे संविधान की प्रारूप बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा पूरी तरह से संविधान बनके तैयार हुआ। तो आज उसी संविधान की कहानी जानेंगे कि शुरुआत कहां से हुआ, किस प्रकार हमारा संविधान बना और इसको बनने में क्या क्या एक तरह से कहिए पापड़ बेलने पड़े, ठीक है। उसमें क्या क्या समस्या है ये सब जानेंगे, भारतीयों को कितना संघर्ष करना पड़े ये सब जानेंगे, इस बीच में क्या क्या घटनाएं हो इस सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम आप अपने भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसकी कहानी कहां से होती है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास को अगर जानेंगे ना तो ये 1757, तो आपको पता है 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो यहीं से स्टेप पहला चालू होता है भारतीय संविधान के बनने की नींव, यानी जब हमारा देश गुलाम था, यानी कि 1757 से ही हमारा देश ना पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। इसी के बाद फिर एक युद्ध होगा और 1764 में, जो आप लोग जानते हैं, ये क्या है, बक्सर का युद्ध, आप लोग को पता है ना, ठीक है। फिर 1857 में एक युद्ध होगा, ठीक है, जिसको मंगल पांडे के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ युद्ध है जिससे हमारा देश पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा, अंग्रेजों के चंगुल में चला जाएगा। और हमारे देश पर सिर्फ अंग्रेज नहीं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, आयरिश, ये सब आकर के राज किए हैं, ठीक है, ये सब आकर के राज किए हैं, ठीक है। अब तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। तो इसको आजादी में क्या क्या प्रक्रिया हुआ और किस तरह हमारा संविधान बना, इसकी कहानी इसमें डिटेल्स पढ़ते हैं। तो देखिए 1757 में प्लासी की लड़ाई, परीक्षा में पूछता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध, तब ये भी पूछता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर जगह कहाँ पे है, तो बक्सर बिहार में, बक्सर यानी बक्सर में ना ये युद्ध हुआ था 1764 वाला, ठीक है। 1757 वाला प्लासी में लड़ा गया था, कहाँ पे, प्लासी। आइए प्लासी आपका बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पता है बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद ना बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना शिकंजा कसता गया। यानी जब ब्रिटेन के लोग यहाँ आए थे ना तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था जो यहाँ पे व्यापार करने आया था, यहाँ पे क्या करने आया था, व्यापार करने आया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जीतता चला गया, जीतता चला गया और भारत को गुलाम बनाते चला जाएगा, पूरी तरह से भारत गुलाम हो गया, जंजीर में जकड़ गया। इसी शासन को ना अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के ना विकास की सीढ़ी बनी। यानी तरह तरह का एक्ट बनाया वो अपना लिए, ठीक है, कि वो ठीक से यहाँ राज कर सके, यहाँ से और धन दौलत लेकर के अपने राज्य में मतलब अपने देश में ले जा सके। तो जैसे जैसे वो नियम कानून बनाया ना तो भारत के लोग देखते थे और देखते 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 सीख गए। इस तरह से तो भारत की संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। अब आपको देखना है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, तो परीक्षा में पूछता है कि रेगुलेटरी एक्ट कहीं आया था, तो 1773 में, याद रखिए 1773 में क्या आया, रेगुलेटरी एक्ट। तो पूछेगा रेगुलेटरी एक्ट कब आया भारत में, 1773 में। ये बहुत थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटरी एक्ट भारत में कब आया, तो 1773 में। पता इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, माने कि हमारे संविधान के बनने में ना इस अधिनियम 1773 का ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तथा इसके द्वारा पहली बार ना कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को ना मान्यता मिला। यानी कंपनी ना अपने तरफ से जो इधर उधर गलत सलत काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आया 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। अब इसमें और एक बात क्या था, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, यानी एक केंद्र होगा शक्तिशाली जो पूरे राज्य पर ना, पूरे छोटे छोटे उस समय जो राज्य थे उस पर ना कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको जानना है। तथा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को ना बंगाल गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। यानी कि 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया ना, अब ना वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया,
गवर्नर जनरल, यानी इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, यानी सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, अब हो गया गवर्नर जनरल। क्या बन गया? हाँ, इस नाम से जानने जाने लगा। और इसी गवर्नर जनरल के साथ साथ ना मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल इसी के अधीन हो गए, यानी कि अब कलकत्ता बंगाल वाला जो गवर्नर जनरल है ना वो मेन हो गया, इसके नीचे आ गया मद्रास वाला और बम्बई वाला। तो पहले इसका नाम मद्रास, अभी वर्तमान में तमिलनाडु। ठीक है, कहता है इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चाहे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? हाँ, जोर से बोलिए। वारेन हेस्टिंग, वह लॉर्ड लगा है आगे, उसका टाइटल लगता था, तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तथा इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, यानी एगो तो मेन हो गया, 4 गो उसका सदस्य, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते हैं, यानी मिल करके। ठीक है, कहता इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, कहिया 1774 में, 1774 में, तो 1774 में ना कलकत्ता में एक ना न्यायालय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? न्यायालय बनेगा। तो भारत में सबसे पहले जो न्यायालय बना था ना, यही बना था, 1773 के तहत 1774 में कहा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तब पूछेगा भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ बना था? कहिया बना था? हाँ, कौन एक्ट से? रेगुलेटरी एक्ट 1773 के। ठीक है, जिसके ना मुख्य न्यायाधीश तो एगो हो गए मुख्य न्यायाधीश, 3 गो अन्य न्यायाधीश हो। इसमें ना प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, उसका पूरा नाम है एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश, 3 गो जोरे जोरे। ठीक है, 3 गो जोरे जोरे, तो 3 गो अन्य कौन था? चैम्बर्स, लिमेस्ट और हाइड। तो तुमको याद रखना है, लेकिन परीक्षा में पूछेगा कि जब भारत में सबसे पहले न्यायालय बना तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, याद रहेगा? एलिजा परीक्षा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा, थोड़ा टफ है, ध्यान रखिएगा। 3 गो एक जोरे जोरे। ठीक है, इस परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में कौन न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, तो 3 गो के नाम आपको 4 गो दे देगा, एगो को नहीं रहेगा तो छांट लीजिएगा। तब मेन हो गए एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्ट और हाइड। तथा इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को ना निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से ना उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। कहने का क्या मतलब कि अब ना कोई अपने से व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, आप कोई ना किसी से उपहार नहीं लेगा। उपहार समझ रहे हैं? हाँ, जैसे कि तू हमको 5 लाख रुपया दे दे गिफ्ट, तो हम तुमको ना दे दिए कि ले ये काम करा ले तू। ठीक है, तो गलत बात है ना, जो पहले आएगा, जो नियम के अनुसार आएगा उसको ना देंगे। हाँ, तो ये बंद कर दिया कि आप फिर अपने से व्यापार नहीं कर सकते, आप गिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, माने मजबूत। इसे ना भारत में ना इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की ना जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया कि भारत में क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहाँ पे कितने सैनिक है, किस तरह का कारोबार चल रहा है ना, आपको ब्रिटेन के ना वहां देना है, ब्रिटेन में आपको इसकी जानकारी देना है, ब्रिटेन की सरकार को। ठीक है, कहता एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो परीक्षा में पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिया हुआ? 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में जानना है, तब परीक्षा में पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिया आया? 1781। आपको याद रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिया आया? अब इसमें देखिए, जैसे रेगुलेटरी एक्ट लेके आया था ना, तो उसमें जो कमी रहेगा ना उसको पूरा करने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। समझ गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट तथा रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का ना प्रदान किया गया अधिकार। यानी विधि माने कानून, विधि माने आप नियम कानून बनाइए, आप बंगाल के लिए भी, बिहार के लिए भी, उड़ीसा के लिए भी। ठीक है, तो ये कब आया? 1781 में। इसका नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्यों आया था? रेगुलेटरी एक्ट के कमी को दूर करने के लिए, रेगुलेटरी एक्ट में जो कमी था उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, यह परीक्षा में पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कहिया हुआ है? पिट्स इंडिया एक्ट, अच्छा जोर से बोलबो तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट कहला ले परीक्षा में पूछा है। ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, सबसे पहले पूछेगा कब आया। ठीक है, पता इस एक्ट के द्वारा ना दोहरे प्रशासन को प्रारंभ करना। ठीक है, यानी दो तरह के प्रशासन होगा। ठीक है, एगो केंद्र वाला, एगो राज्य वाला। ठीक, कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तो दो हो लेना, एगो व्यापारी है, एगो राजनीतिक। ठीक है, तब का गठन किया गया। ठीक है, अब आपको देखना है 1793 चार्टर्ड अधिनियम, 1793 में क्या आ गया? चार्टर्ड अधिनियम। अब चार्टर्ड अधिनियम क्या है देखिए,
चाटने वाला नहीं है, ये अधिनियम है, इसके बारे में जानना है कि इसके तहत क्या आया, ठीक है। तो देखिए चार्टर अधिनियम के बारे क्या है, तथा इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के ना सदस्य तथा कर्मचारी के ना वेतन को भारतीय राजस्व से ना देने की व्यवस्था की गई। यानी कि अंग्रेज के आदमी काम करेगा भारत में, लेकिन उनका पैसा मिलेगा भारत से, भारत के संचित निधि से, ठीक है। तो यही अगले चार्टर अधिनियम, ठीक है। यानी भारत के जितना संचित धन है ना, अब चल जाएगा विदेश, अब अमेरिका, अब चल जाएगा कहाँ, ब्रिटेन में जाएगा, ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन के ना है, अंग्रेजों से कहाँ के है, ब्रिटेन के है, माने इंग्लैंड के है, ऐतराज करता है। अब इतने ड्यूटी करेगा, यानी वो अपन काम करेगा, लेकिन पैसा अपना खजाना से देना पड़ेगा, ठीक है। तब भारत अब पहले मिलता था उसको ब्रिटेन के खजाना से, ठीक है। अरे ब्रिटेन के लिए यहाँ काम कर रहा है ना, यहाँ से कोयला ले जा रहा है, यहाँ से सोना ले जा रहा है, यहाँ से लकड़ी ले जा रहा है, यहाँ से जो महंगा महंगा चीज है, यहाँ से सूती वस्त्र ले जा रहा है, सूती ऊन लेके जा रहा है, सूत लेके जा रहा है, ठीक है। अरे रुइया रुइया औते से माल बना करके यहाँ बेच रहा है। अब क्या कर रहा है कि अब उसको भी पैसा देगा भारत के खजाना से, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि किस एक्ट के तहत अंग्रेजी सैनिकों को वेतन भारतीय संचित निधि से देना प्रारंभ कर दिया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम में ले लिया, ठीक है, चार्टर अधिनियम में ले लिया, ठीक है, भारत संचित निधि से, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का ना कर्मचारियों का ना वेतन भारतीय राजस्व से देना व्यवस्था कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अगर परीक्षा में पूछता है तो बहुत ही टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। कहता है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब तुमको 1813 के बारे में जानना है, किसके बारे में? 1813। अब देखो वहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ लिख रहा है नीचे 1813 के बारे में जानना है कि 1813 में क्या हुआ। अब 1813 में क्या हुआ, देखो 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, देखो, कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा देना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी रही ना, तो 20 साल तक और व्यापार कर सकता है, ठीक है, उसके अधिकार को ना बढ़ा दिए, ठीक है। कंपनी के ना भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो पहले से अधिकार दिया गया था ना, उसको छीन ले गया, यानी एक अधिकार जो पहले था सिर्फ कंपनी कर सकता था, नहीं, अब उन्हें के कोई कंपनी आएगा ब्रिटेन में यहाँ पे व्यापार कर सकता है, ठीक है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, तो उसको एक अधिकार दिया गया था ना, वो वापस ले लिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी 20 साल उसको व्यापार करने के लिए ना छूट दिया गया, ठीक है। तो कहता है छीन दिया, किंतु उसे चीन के साथ ना व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ ना चाय के व्यापार के लिए ना संबंध में 20 वर्ष के लिए ना एक अधिकार प्राप्त था, कि यानी कि चीन के साथ और पूर्व के देश के साथ व्यापार करेगा ना, तो सिर्फ वही करेगा, ठीक है, सिर्फ वही करेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा नहीं। लेकिन और कोई ब्रिटेन का कंपनी है यहाँ आके व्यापार करना चाहता है तो वो आ सकता है, ठीक है। कहता है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो देखा ना, अब ब्रिटेन के कोई भी नागरिक है ना, तो भारत में आकर के व्यापार कर सकता है, ठीक है। अब उसको खिलौना भी बेचने का मन है तो आकर के बेच सकता है, उसको झुनझुना भी बेचने का मन है तो आकर के बेच सकता है, लेकिन पहले कौन बेचते थे? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब कहता है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को ना भारत में आने की ना आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ना ईसाई पादरियों को ना आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। यानी कि अब 1813 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, देखो 1813 में ना, अब ईसाई माने क्रिश्चियन, इन लोग ना पहले भारत में आकर के प्रचार नहीं कर सकता था धर्म का, ठीक है, लेकिन अब ना उसको आजादी मिल गया कि वो भारत में आएगा और वो अपना धर्म प्रचार करेगा, ठीक है, 1813 के अधिनियम के तहत, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ईसाई पादरी, ईसाई लोग समझ रहे हैं ना, क्रिश्चियन, अब भारत में आएगा, अपना धर्म प्रचार करेगा, ठीक है, लोगों को जागरूक करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको आता है 1833 के चार्टर अधिनियम। अब 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया ना, इसके तहत क्या हुआ, इसको आपको जानना है, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम माने इसमें क्या बदलाव हुआ, इसके तहत क्या हुआ। अब देखिए इसके बारे में कहता, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इसके द्वारा ना कंपनी के व्यापार अधिकार को पूर्णतः समाप्त, उन्हें 20 साल के लिए दिलके ना, तो 20 साल अब हो गया ना, 13-10-23 हुआ ना, अब पूरा तरह से खत्म। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया, यानी कंपनी के जो आदमी है ना, सिर्फ भारत में ना शासन देखेगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, वो निर्णय नहीं लेगा, ठीक है, और निर्णय लेगा ब्रिटेन की जो वहां सरकार बैठे से। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो यही अधिनियम के तहत 1833 प्रश्न पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल हो गया, कहिया से? परीक्षा में पूछता है। कहता है बंबई तथा मद्रास की ना परिषद की ना विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया, तो उन्हें दिया था एक साथ, अब उसको अलग कर दिया, समझ रहे हैं ना, अब इसको वापस कर दिया। कहता है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य, विधि माने कि कानून बनाने वाला,
कानून बनाने वाला सदस्य के रूप में ना चौथे सदस्य को ना शामिल किया गया, ठीक है। तब पहले विधि वाला अलग नहीं था, अब आ गया, तो इसी के तहत ना मैकाले आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता भारत में दास प्रथा का विधि विरुद्ध घोषित कर दिया। दास प्रथा समझते ना, गुलाम वाला, हाँ, तो अब विरोध कर दिया यानी बंद करेगा इसको, ठीक है। तथा 1843 इसमें ना इसका ना उन्मूलन कर दिया, यानी दास प्रथा बंद। दास प्रथा कहिया से? 1843। हाँ, तो अधिनियम कहता इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए ना किसी व्यक्ति को न धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर ना अयोग्य न ठहराए जाने की वो बंद किया गया। कि देखो धारा ना 87 धारा 87 में क्या कहा से देखो, धारा 87 में क्या कहा से देखो, बहुत ही जरूरी है धारा 87 कि कोई भी व्यक्ति ना कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, ठीक है, उसको ना अब कंपनी में शामिल होने से रोकेंगे नहीं। वो आएगा कंपनी में शामिल होगा और वो राज करेगा अगर वो योग्य होगा तो, ठीक है, समझ गए। तो यही किया गया 1833 के तहत, धारा 87 के तहत कि कोई व्यक्ति को ना उसके जाति के ना मतलब ये ना कहेंगे कि छोट जात के तो ये में ना आता है, ठीक है, कंपनी में ना शामिल नहीं होगा, अब सब होगा, ठीक है, अब सब होगा। जाति के आधार पर उसको छांटा नहीं जाएगा, धर्म के आधार पर उसको छांटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका ना उन्मूलन किया गया, ठीक है। फिर से कहते थे इस अधिनियम के द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा कि जो तू न करवे वो कर सकता है आप, ठीक है। कहता है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल का संपूर्ण देश के लिए ना एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया है कि आप गवर्नर जनरल ना पूरे देश के लिए ना एक बजट बना सकता है। कहता भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए ना विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और 1834 में ना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया। तो पूछेगा कि भारत में विधि आयोग कहिया हुआ, तो 1834 में। तो कौन है? मैकाले। हाँ, तो परीक्षा में पूछा ही चाहिए, मैकाले कहते विधि अधिकारी, विधि मतलब भारत के लिए ना विधि बनाएगा, तो मैकाले के भूलना नहीं। 1834 के एक्ट के तहत यानी अब मैं क्या कानून के व्यक्ति बन गया कि वो कानून बनाएगा, यहाँ नियम कानून, ठीक है, कि देश भारत कैसे चलेगा, ठीक है। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना? मैकाले। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे से याद रखना, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो अब देखना 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, तब 1853 में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि 20 साल फिर हो गए, 53-20 साल हुआ ना जी, 33 के बाद 53। अब देखो अब क्या हुआ 1853 के चार्टर अधिनियम में। कहता है इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। करने का क्या मतलब कि कोई बड़का आदमी है, माने बड़का पोस्ट पर है तो लिख के भेज देलके कोई आदमी के, तो ओकरा बड़का पोस्ट पर ले लही ना, ओकरा आवे छे कुछ है ना, तो बड़का पोस्ट पर कैसे ले लेगा? उसको परीक्षा लो, परीक्षा में जो पास करेगा से आएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिफारिश की हमर आदमी बोलू रखना लाई कंपनी में, नहीं अब हमर आदमी तोहर आदमी नहीं चलेगा। परीक्षा देकर के आप पास करेगा तो हम तुमको रखेंगे, अब परीक्षा नहीं पास करेगा तो नहीं रखेंगे। बोल हमर साला है तो हमर ऊ है तो फल्ला के है, रिश्ता नाता होता था ना, हाँ, कि हमर नाती है रख ले बोलो कंपनी में, हाँ, तो वैसे नहीं चलेगा। आप यहाँ पे ले आप परीक्षा व्यवस्था, ठीक है, परीक्षा दो पास हो जाएगा तो हम रख लेंगे। काम करने ऐसा नहीं करता है आप ओकर ओकर कथी है तो सलाह है ओकर रख ले बोलो, ठीक, बोलो हमारे जीजा जी भेज लाती ना कंपनी में हमको रख लो, तो ये अब नहीं चलेगा, ठीक है, 1853 के अनुसार, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप परीक्षा प्रतियोगिता देना पड़ेगा, पास होके आएगा वही होगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। अब इसके लिए 1854 में ना मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा ना गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहते हैं। तो देखो पहली बार विधान परिषद आया, विधान परिषद शब्द तो यही आया 1853 के एक्ट के तहत, विधान परिषद एगो बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद देखना 1858 में भारत शासन अधिनियम पूछता है, यहाँ से भारत शासन अधिनियम सबसे पहले कहीं आया था 1858 में। इसके तहत क्या हुआ से देखो, इससे पहले 1757 से पता हो ना, 1757 भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, प्लासी तो 1757 है, 1800 ना पढ़ा रहे हैं, 1857 भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
ओकरे बाद नहीं आया 1858। तो इसमें आया भारत शासन अधिनियम। कहता इस अधिनियम की विशेषता की थी, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि अब इतने के नियम कानून ना ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगा, सीधा वहां से चलेगा ब्रिटेन की सरकार से, ठीक है। अब वो जो कहेगा ना, सिर्फ यहाँ पे ना उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, लोग उसको खाली यहाँ पे नियम कानून उसका मनवाएगा, ठीक है। कहता भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, यानी अब मंत्री हो गए वो, ठीक है। कहता 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ। कहता 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से होते थे। कहता भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूछेगा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण कब हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत। कहता मुगल सम्राट के पद को ना समाप्त कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि 1857 में जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ से सब हार गया था। तो हार गया था, तो मुगल था ना उस समय, तो मुगल साम्राज्य के ना पूरे खत्म कर देगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य पूरे पोस्ट ना उसका खत्म हो जाएगा, अंतिम जो रहेगा ना उसको पकड़ के रंगून भेज देगा, ठीक है, वाजिद अली शाह को। कहता इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। कहता भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्री में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव। तो देखो भारत सचिव एगो पोस्ट आ गया कि भारत में जो नियम कानून होता है ना, तो उत्ते से बन करते ना, तो उसका समीक्षा करेगा, ठीक है। तो यही से ना भारत राज सचिव का गठन हुआ, ठीक है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। वह अपने कार्यों के लिए ना ब्रिटिश संसद के ना प्रति उत्तरदायी था, यानी यहाँ पे जो भी काम करेगा ना उसका जवाब देगा वहां पे, ठीक है, कि हम यहाँ पे ऐसे नियम कानून चला रहा है, इस तरह से यहाँ के शासन व्यवस्था चला रहा है। कौन? भारत के राजस्व सचिव, भारत के राजस्व सचिव। कहता भारत के प्रशासन पर ना उसका ना संपूर्ण नियंत्रण था, माने पूरे कंट्रोल। कहता उसी का वाक अंतिम होता था, माने उजे कह दिया से हो गया, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य के बारे में। मतलब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी अब गवर्नर जनरल ना है, अब हो गए वायसराय। तो 1858 के तहत ना तब वायसराय कर दिया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन? कैनिंग। और प्रथम वायसराय यही, हाँ, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अंतिम और पहले यही कैनिंग में होगा। और हम अगले वीडियो में ना देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, यहाँ से जानेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें है। जो अभी आपको महत्वपूर्ण बातें था हमने रख दिया है, और अगले वीडियो में 1861 से देखेंगे, जानेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, ठीक है।